अब तो मैं हर इंडियन को यही कह रही हूँ कि आपने घबराना नहीं है। तो हरिमोहन जी, आपने भी घबराना नहीं है। हमने एक और डिफेंस पैक्ट कर लिया है जिसमें टर्की भी शामिल हो गया है। पहले सऊदी अरब के साथ था, अब टर्की भी है। कहा यही जा रहा है कि ये ईरान के खिलाफ नहीं है, बार बार ये बताया जा रहा है ईरान के खिलाफ नहीं है। तो फिर आपके ख्याल से फिर क्या जरूरत पेश आ गई इस डिफेंस डील को करने की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 32 कंट्रीज और भी ऐड होंगी शायद आगे, ऐसा टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। 32 कंट्रीज इस डिफेंस पैक्ट में। अब वही वाली बात है, हमें क्यों घबराना है? पहली बात तो आरजू जी, हम उस टाइम नहीं घबराए जब 1971 में हमारे पास कुछ खास रिसोर्सेज और कुछ खास मिलिट्री पावर नहीं, मिलिट्री माइट नहीं था। आपके पास बहुत हैवी 65 में बहुत हैवी आर्टिलरी थी, टैंक्स वगैरह थे, अमेरिका का सपोर्ट था। हम तब नहीं, चाइना का सपोर्ट था, हम तब नहीं घबराए 1971 में। तब भी हमारी सिचुएशंस कुछ खास नहीं थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, आर्मी बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थी, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान आपको ज्यादा हुआ था उस टाइम पर, आप माने या ना माने, हालांकि आप नहीं मानते, लेकिन नुकसान आपको ज्यादा हुआ था। हम तब भी नहीं घबराए जब सियाचिन हुआ, तब भी नहीं घबराए जब 91 के अंदर हमारा यूएस मतलब 91 में फॉल ऑफ यूएसएसआर होता है और हमारी जो सबसे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल फ्रेंड जो था वो नहीं रहा या उतना पावरफुल नहीं रहा, और हमें बहुत तगड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो सामना करना पड़ा। हम तब भी नहीं घबराए। कुछ मतलब बॉर्डर पार से कुछ चूहे आके हमारे पहाड़ों पर कब्जा कर लेते हैं और हमें बिल्कुल नीचे से कारगिल हाइट्स के ऊपर जाकर कब्जा करना पड़ रहा था। तो अब इतना जब हमने सोच लिया उस समय पर, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम इतना नहीं, कभी नहीं घबराए। तो अब तो सीधी सी बात ये है कि आज के दिन तो अमेरिका का सामना खुलकर कर रहे हैं, चाइना वालों को बॉर्डर के ऊपर लट्ठों से धो दिया है। चाइना 2-4 कदम पीछे हट चुका है, मतलब चाइना कदम पीछे हटा रहा है, वो अपने जो कैजुअलिटीज है उसको बताने से घबरा रहा है। आप प्रॉब्लम में हैं। पहले जो आग हमारे तरफ वाले कश्मीर में लगी हुई थी, वो आपकी तरफ वाले कश्मीर में लगी हुई है। जो बॉर्डर हमारे आप जो टेंस रखते थे, हमारे बॉर्डर पे जिस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती थी, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, उससे कहीं ज्यादा जो डेडली डिस्टर्बेंसेस है वो आपके वेस्टर्न बॉर्डर पर क्रिएट हो रखी हैं। आपका कोई पड़ोसी खुश नहीं है आपसे, आप सबके साथ लड़ाई के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि चाइना भी कुछ खासा खुश यहाँ पर नजर आ रहा है। और रही बात कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, कि ये एक ट्राइंगुलर एक एक्सेस बनाया गया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, ट्राइंगुलर एक्सेस के अंदर मैं एक बहुत छोटी सी एक बात समझने की कोशिश करूंगा और आप मुझे समझाइएगा आरजू जी, कि सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री माइट के लिए कितना जाना जाता है, मुझे ये बताइए। उसके पास अपना कितना डिफेंस प्रोडक्शन है, कितना उसके पास ग्राउंड फोर्सेज हैं, कितने स्ट्रॉन्ग उसके पास एयर फोर्सेज हैं, कितनी उसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है। पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, मुझे बताइए। जहां तक मुझे पता है, मैं अपने फैक्ट्स अगर ठीक करूं, जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान के मतलब सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए बार बार पाकिस्तान के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि यार मैं यमन में फंस गया हूं, आ जाओ, यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, आ जाओ। और आपके मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं, बड़े बड़े मिलिट्री तो नहीं कहेंगे, जो ऑफिशियल्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तब जाके उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरीज मिलती है। अब मुझे ये बताइए, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट होता है, तो सऊदी अरेबिया के नो डाउट डॉलर आपके लिए काम के हैं, लेकिन सवाल यही है कि उस सऊदी अरेबिया के पास जितने डॉलर हैं, उन डॉलरों से आप जंग जीतेंगे या फिर अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी से आप जंग जीतेंगे? और जंग करनी ही क्यों है? क्या आप उन डॉलरों से आपके यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर आपका जो मतलब जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी है, फोर्सेस वगैरह जो भी हैं, वो उस डॉलर को खाकर अपना काम चला ले? दूसरी बात, अर्जुन, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट से पाकिस्तान को डॉलर्स के अलावा फायदा क्या है ग्राउंड पर? और डॉलरों से जंग नहीं जीती जाती है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात, टर्की, नो डाउट टर्की के पास एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन टर्की और पाकिस्तान के एसोसिएशन से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, मैं नहीं समझ पा रहा। जो ईरान पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा हॉस्टाइल नहीं था, बिल्कुल नहीं, इतना हॉस्टाइल नहीं था, कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश थी, बैलेंस मेंटेन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईरान से उस लेवल के रिलेशंस नहीं थे कि बिल्कुल ही आप। लेकिन जैसे ही आप टर्की के साथ एक एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब से टर्की के साथ आपने एक्सेस बनाने की कोशिश की है, क्या ईरान के साथ आपके रिलेशंस सुधर गए? मेरा ऐसा मानना है नहीं। इससे अंदाजा लगाकर देखिए, जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई होनी शुरू हुई, तो आप ही के हाईएस्ट ऑफिशियल ने
शिया क्लेरिक्स को बुलाया और शिया क्लेरिक्स को बुलाकर क्लियर वर्ड्स में कहा कि देखो भैया, सीधी सी बात यह है, अगर ईरान से कोई प्रॉब्लम, अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है और आप ईरान का साथ देना चाहते हो तो पहली फुर्सत में ईरान निकल जाओ। जहां तक मुझे याद है, आपके किसी बड़े ऑफिशियल ने ऐसी किसी मीटिंग के अंदर क्लियर वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दी थी। कौन थे, क्या थे, वो आप वो करिएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। सोचकर देखिए, जहां तक मुझे पता है आपके यहाँ अप्रोक्सीमेट 20% शिया पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए एक फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहता था कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के साथ होगा, अगर वो फॉर्मूला या लागू पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही किया जाए, तो पाकिस्तान की अगर ईरान से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का 20% शिया किस तरफ खड़ा होगा मुझे नहीं पता। ये आप लोग जवाब दें। पाकिस्तान और तालिबान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो पठान है, और पठानों से आप कुछ अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, वो किस तरफ खड़े होंगे या उनका दिल किस तरफ होगा, ये एक सवालिया निशान लगाता है। तो सवाल ये है, टर्की के साथ बेनिफिट, टर्की के साथ आप एक मिलिट्री एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पर कितना हो रहा है और आपके घर के अंदर कितना हो रहा है, क्या आपकी कंट्री ने कभी इस चीज की कैलकुलेशन करी? अब तीसरी बात, मुझे एक चीज और बताइए, इस फैक्ट के बाद बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेमन फॉर्म में, बहुत मतलब लेमन फॉर्म में एक बार सोच कर देखें तो मैं तो खुश होऊंगा कि अच्छा, इसका टर्की के साथ, पाकिस्तान का टर्की के साथ एक एसोसिएशन हो गया है। अरे भाई, पाकिस्तान का अगर टर्की के साथ एसोसिएशन हो गया है तो इसका प्लस पॉइंट क्या होगा इसके लिए, इंडिया के लिए? मतलब कैलकुलेट करके देखिए, बेसिक कैलकुलेशन में अगर आपने टर्की के साथ एसोसिएट किया है तो ईरान आपको फ्रेंडली कंट्री देखेगा, न्यूट्रल कंट्री देखेगा या हॉस्टाइल कंट्री देखेगा? अगर उसने इस तरीके से कुछ भी किया है तो आपको इंडियन बॉर्डर पे फोर्सेस ज्यादा रखनी चाहिए या फिर ईरान के बॉर्डर पे? आपको इंडियन बॉर्डर पे फोर्सेस ज्यादा रखनी चाहिए या अफगानिस्तान के बॉर्डर पे? मुझे ऐसा लगता है इस फैक्ट के बाद इंडिया को तो खुशी के लड्डू मिले बांटने चाहिए कि भाई मजा आ गया, पाकिस्तान एक ऐसे जाल में खुद जाके फंस गया कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली अब डिस्टर्ब्ड फॉर्म में नजर आएंगे और पाकिस्तान को ईस्टर्न से नहीं, वेस्टर्न फ्रंट्स पर ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और इंडिया का जो वेस्टर्न फ्रंट है यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उसके ऊपर हमें इतना प्रेशर फील नहीं होगा। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग ने मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस रक्षा समझौते से जहां सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने इस बढ़ते सैन्य गठजोड़ पर कड़ी आपत्ति जताई है और सऊदी अरब को चेतावनी दी है। ईरान का मानना है कि इस क्षेत्र में बाहरी सुन्नी बहुल्य सैन्य शक्तियों की मौजूदगी उसके प्रभाव और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है और सीरिया जैसे क्षेत्रों में पहले से चल रही प्रतिद्वंद्विता के कारण ईरान इस कदम को अपने खिलाफ एक रणनीति के रूप में देख रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि शिया सुन्नी शक्ति संतुलन और मध्य पूर्व की रणनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान और तुर्की की भागीदारी से इस क्षेत्र में नए सैन्य समीकरण बन रहे हैं, जिससे आने वाले समय में तनाव और बढ़ने की आशंका है।